नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से हम मेंडलवाद के इस एक और छोटे चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने बच्चों पिछली क्लास में आपको मेंडल के जीवन परिचय के बारे में बातें बताई। आज हम उसने जो मटर पौधे के ऊपर अध्ययन किया था वो क्यों लिया और किन किन लक्षणों का अध्ययन किया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो द टुडेज टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी कि मटर पौधे का गार्डन पी का जो चयन किया गया मेंडल द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेंडल अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे के अतिरिक्त कोई भी पौधा चुन सकते थे, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण मटर के पौधे का चयन करने में उनको कुछ एडवांटेजेस मिले, यानी कि कुछ फायदे मिलते थे, लाभ मिलते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। आइए हम वन बाय वन उन एडवांटेजेस या उन फायदे या उस लाभ के बारे में चर्चा करते हैं जो कि मटर पौधे के चयन करने से मेंडल को प्राप्त हुए थे। सबसे पहली बात, मटर के पौधे की खेती करना बहुत आसान है, और चूंकि वो हम कहें कि फार्मर फैमिली स्थित है और उनको गार्डनिंग का शौक भी था, बागवानी का शौक था, तो ये दोनों बैकग्राउंड होने की वजह से वो अच्छी तरह से समझते थे कि मटर के पौधे की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है, आसानी से उगाया जा सकता है, अच्छी तरह से उसको विकसित किया जा सकता है, और न केवल उसको उगाया जा सकता है बल्कि उसके पुष्प की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको भली भांति विकसित किया जा सकता है। पुष्प प्राप्त हो जाएगा, परागण होगा, उसमें निषेचन होगा, उसमें बीज होंगे प्राप्त, फल प्राप्त होंगे, ये तमाम अवस्थाएं उनको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए उसने मटर के पौधे का चयन किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और थी कि मटर के पौधे का जो पुष्प है वो हार्मेफ्रोडाइट उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर और मादा दोनों अंग अर्थात स्टामिन और कार्पल यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। अब आप सोचिए इस लक्षण का क्या फायदा मिल सकता है, यानी वो पुष्प पूर्ण हो गया। बाह्यदल दल तो उसके नॉन एसेंशियल वर्ड होते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जनन में भाग लेने वाले पुमंग और जायांग दोनों चक्र उपस्थित होने के कारण वो उभयलिंगी हो गया। अब उभयलिंगी होने के कारण हम देखते हैं कि उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो हम यदि चाहें तो नियंत्रित तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण को भी हम संपन्न करा सकते हैं। यानी मैं नटशेल में बोलूं तो वो पौधा या उसका पुष्प ऐसा है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही हम आसानी से कंट्रोल्ड परिस्थितियों में आराम से करा सकते हैं। यद्यपि इनसे दो जुड़ी हुई दो टर्मिनोलॉजी में यूज करता हूं और बताता हूं, हमें यहां पर इमास्कुलेशन और बैगिंग दो तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन चूंकि पुष्प द्विलिंगी इसलिए हम दोनों तकनीकों का प्रयोग करके हम चाहे तो स्वपरागण भी ले सकते हैं और चाहे तो पर परागण भी ले सकते हैं। अब जब मैं आगे की लेक्चर्स आपको फिर उपलब्ध कराऊंगा तो उसमें हम बताएंगे कि जब उसने अपने एक संकर संकरण किया या द्विसंकर संकरण मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस किए थे मेंडल ने, तो उसमें वो हमेशा F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन कराता था, अर्थात स्वपरागण कराता था। स्वपरागण कराता था इसका मतलब उसका जो द्विलिंगी पुष्प होता था जिसके अंदर की स्टामिन और कार्पल दोनों होते थे, उसका बैगिंग कर देते थे, अर्थात उसको वो ढक देते थे कुछ पेपर की सहायता से, ताकि उसमें किसी अन्य पुष्प के परागकण ना आ पाए। सदैव हमेशा वो F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण ही करते थे, लेकिन जब जब उनको नियंत्रित परिस्थितियों में पर परागण करने की आवश्यकता होगी तो वो द्विलिंगी पुष्प में से पुंकेसरों को
इमास्कुलेट कर देते थे, विपुंसन करके उनको पृथक करके एकलिंगी बना देते थे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था मटर के पौधे का चयन करने से मेंडल को। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कई बार वाइवा वगैरह में भी प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है कि भैया जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में प्रायोगिक सामग्री के रूप में मनुष्य को क्यों नहीं काम में ले सकते, या किसी और जंतु को काम में क्यों नहीं ले सकते। एक बहुत सरल सा जवाब उसका आता है, कई बच्चे दे भी देते हैं, और नहीं तो भी आप भी ये दिमाग में सोच सकते हैं कि क्यों नहीं मेंडल ने इंसान को चुना अपने प्रयोगों के लिए। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो उसके जवाब में यहाँ पर अपने आप में अपने जवाब को संतुष्ट करता है कि यहाँ पर जो पीढ़ी प्राप्त करने का है समय है वो बहुत ही कम होता है। यानी यदि मैं एक मटर के पौधे को सोइंग करता हूं, बीज रोपण से लगाकर वृद्धि करके, विकास करके, पुष्पन करके, परागण करके, निषेचन करके और अगली संतति में बीज और फल प्राप्त करने तक का समय निकालूं तो वो समय बहुत ही कम होता है, और कुछ माह में ही हमें अगली पीढ़ी अर्थात फल यानी फली और उसके बीज प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी जब जेनेटिकल एक्सरसाइज की जाती है या आनुवंशिकी के प्रयोग किए जाते हैं तो हमें परिणाम भी देखने पड़ते हैं, और जल्दी जल्दी परिणाम देखने पड़ते हैं। तो हमें मानव हो या कोई और यदि सामग्री उसने ली होती, किसी और जीव को एज ए जेनेटिकल मटेरियल यूज किया होता, तो उसमें पीढ़ी बहुत अधिक समय बाद प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो परिणाम है उनको एनालाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है। एज वेल एज यहाँ पर जो मटर का जो पौधा होता है उसके अंदर संख्या भी हमारे को बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। यानी एक मटर के पौधे में अगर 10 फलियाँ लग रही तो 10 फली के अंदर 6 या 7 मटर के दाने होते हैं, तो वो एक दाना यानी एक बीज जो है वो एक संतति के एक पौधे को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सारे सीड्स कलेक्ट करने के बाद जो उनकी कुल संख्या निकल आती है वो अपने आप में पीढ़ी के सदस्यों को निरूपित करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि बहुत कम समय में मटर के पौधे की अगली पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। आइए अब हम एक और एडवांटेज या लाभ मटर के पौधे का जो है वो डिस्कस करते हैं, और वो हैं इसके पास कई विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। यदि मैं अंग्रेजी में कहूँ तो इस मटर के पौधे में बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलती है। बहुत ही स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं। स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण दिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसके प्रत्येक गुण के 2 स्पष्ट वैकल्पिक रूप या किस्में होती थी। अभी हम उसको उदाहरण के माध्यम से और समझने की चेष्टा करते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास बीज का आकार है, तो हमारा जो कैरेक्टर है या लक्षण हुआ मटर के पौधे में वो हो गया बीज का आकार, शेप ऑफ द सीड। अब उसके 2 ही रूप मिल रहे हैं, 2 ही विकल्प मिल रहे हैं, या तो गोल बीज या झुर्रीदार बीज, ये जिसको कि फिनोटाइप कहते हैं हम लोग। तो स्पष्ट रूप से गोल मिलेगा या झुर्रीदार बीज वाला ही पौधा मिलेगा। यदि हम पौधे की लंबाई या ऊंचाई की बात करें तो या तो लंबा एक उचित लंबाई वाला पौधा मिलेगा या बौना या छोटी लंबाई वाला पौधा ही मिलेगा, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं मिलेगी। मैं इसको बहुत क्लियर करूं कि या तो लंबा मिलेगा या छोटा मिलेगा, जो कि उसकी स्टैंडर्ड लेंथ है प्लांट की। इंटरमीडिएट स्टेट यानी मध्यम बीच की लंबाई वाला पौधा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या होगा कि जब संतति प्राप्त होगी तो उसमें लक्षणों को, उनकी संख्या को गिनने में आसानी हो जाती है। जैसे बीज के रंग में शायद ये लक्षण आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अर्थात उसके बीज या तो पीले होंगे या हरे होंगे। अब ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई आधा पीला रंग कम पीला दिख रहा है या कम हरा दिख रहा है, नहीं, स्पष्ट रूप से कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। यहाँ पर एक पीला दिखेगा और एक हरा दिखेगा, और ये विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षण होने के कारण उसको बहुत आसानी हो जाती थी कि जो रिजल्ट्स हैं संतति में, ऑफस्प्रिंग में, उनको एनालाइज करने में। तो ये कुछ 5 या कुछ पॉइंट्स थे पी प्लांट को सेलेक्ट करने की वजह से मेंडल को क्या फायदे हुए थे। या हम ये भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो भैया इन कारणों के
कारण। चलिए साहब, अब हम मटर के पौधे में जो मेंडल ने जो जिन लक्षणों का अध्ययन किया था उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप सब छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। 7 लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया गया था बच्चों। पहला लक्षण पौधों की लंबाई था, और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे ले जाते हुए ये बता रहा हूँ कि पौधे की लंबाई में उसको 2 रूप ही देखने को मिले थे। एक तो लंबा पौधा और एक छोटा पौधा यानी बोना, अंग्रेजी में बोले तो टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये है लक्षण, और ये उसके 2 रूप हैं, लंबा और बोना। यदि मैं पिछली स्लाइड के 5वें पॉइंट की बात करूं तो बस ये फिक्स है कि या तो मटर का पौधा लंबाई होगा या बोना, इंटरमीडिएट स्टेट हमें देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा लक्षण जो देख रहे हैं आप, पुष्प की स्थिति है, और पुष्प की स्थिति में उसको 2 रूप देखने को मिलते थे, अक्षीय और शीर्षस्थ। उसी तरह से तीसरे लक्षण के रूप में जो उन्होंने पुष्प का रंग लिया था, उसमें 2 रूप देखने को मिलते थे, बैंगनी और सफेद। अर्थात या तो बैंगनी होगा पुष्प या सफेद होगा। यदि बैंगनी और सफेद को क्रॉस कराएं तो कोई कम बैंगनी, ज्यादा सफेद, कम सफेद, ऐसी बीच की स्टेट्स नहीं मिलती थी उनको। या तो बैंगनी मिलता था या सफेद मिलता था। तो आप चौथे लक्षण में देखें, बीज की आकृति में उनको 2 रूप मिलते थे, गोल और झुर्रीदार रूप, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। और 5वें में बीज पत्र यानी कॉटिलिडन्स के रंग के ऊपर अध्ययन किया, तो उसमें भी उनको पीला और हरा 2 फॉर्म्स देखने को मिले। अब 6ठे में फल की आकृति यानी कि उनकी जो शेप है फली का, फ्रूट का, वो, और उसमें उन्होंने 2 रूप देखे, फूली हुई फली और पिचकी हुई फली के रूप में। जबकि अंतिम जो लक्षण उन्होंने कंसिडर किया था अपने अध्ययनों में, वो था फली या फल का रंग एक हरा होता था या पीला होता था। इस प्रकार से ये 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। मैं समअप करूं तो पौधे की लंबाई या ऊंचाई का 1 लक्षण, पुष्प के 2 लक्षण, बीज के 2 लक्षण और फल के 2 लक्षण। फल के 2, बीज के 2, पुष्प के 2 और 1 पौधे की ऊंचाई या लंबाई का लक्षण। इस प्रकार से 7 लक्षणों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। बच्चों, एक टॉपिक और अक्सर बनता है मेंडल की इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के साथ साथ कि मेंडल क्यों सक्सेस हुए थे। तो याद रखें बच्चों, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने सौभाग्यवश मटर के पौधे का अपने अध्ययनों में चयन किया था, और इसी वजह से वो कामयाब हुए थे, क्योंकि मटर के पौधे के चयन करने में उनको बहुत सारे एडवांटेजेस या लाभ मिले थे। और कई बार पुस्तकों में ये भी कहा जाता है कि मेंडल की सफलता के पीछे एक कारण ये भी था कि वो एक समय में जब संकरण या जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग करते थे, तो वो एक वक्त में एक ही लक्षण के ऊपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते थे, और उसको कई पीढ़ी तक वो क्रॉस कराते थे जब तक कि उनको जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण प्राप्त नहीं हो जाता था। तो और गणित के जो उनका बैकग्राउंड था, स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का जो बैकग्राउंड था, इसकी वजह से उनको गणना करने में भी बड़ी आसानी हो जाती थी। तो बच्चों, ये एक छोटा सा और एक लेक्चर या एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया मटर के पौधे और उसके बारे में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम इस पूरे लेक्चर में वैज्ञानिक नाम उसका पाइसम सटाइवम शेयर नहीं कर पाए थे। आप लोग सभी जानते हैं। तो ये पाइसम सटाइवम से रिलेटेड सारी फायदे और नुकसान से संबंधित चर्चा थी। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उत्तर करने में सक्षम होंगे। कोई शंका हो तो आप बेझिझक अपने समूह में प्रश्न इससे संबंधित लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।